हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है ना, सबसे पहले अगर बात करें तो वो है फॉरेस्टर के लिए। और सब्जेक्ट अगर देखें तो सब साइंस है और इसमें जो सेक्शन जो इसमें कंपोनेंट लिया वो लिया कौन सा, फिजिक्स में। ठीक है ना, फिजिक्स कंपोनेंट को हमने लिया साइंस में और ये हमारे पास चैप्टर थर्ड है। अगर आप कहेंगे कि थर्ड तो है, ये फर्स्ट और सेकंड कहाँ पर है। देखिए फर्स्ट और सेकंड जो है लगभग आज से 1 महीना पहले शुरू करा था साइंस को लेकर। ठीक है, तो वो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, लेकिन आप देखें यहाँ पर कि उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है ना, तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मौजूद हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपके पास है थर्ड यूनिट। तो फिजिक्स में लगभग 8 से 10 ऐसे टॉपिक आपके रहने वाले हैं जो फॉरेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको ना लगातार जो है ना इस साइंस पर आपको लगातार हर चैप्टर पर एक वीडियो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, रोज़। मतलब ये कि आज से हमने दोबारा से क्या कर दिया, उन क्लासेस को कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है ना, तो इसलिए फिर आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। देखिए दूसरी अगर लास्ट बात यहाँ पर करें तो अगर आपको इनकी PDF चाहिए ना, तो PDF के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ जाए। ठीक है ना, तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो कमेंट कर देना, कमेंट में ही आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम जल्दी से चलते हैं आगे और आज की इस वीडियो का इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सॉरी यहाँ पर टॉपिक तो मैंने लिखा नहीं, बट ये है पूरा किसके ऊपर, ग्रेविटेशन के ऊपर। आइए चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज डबल्ड देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय सन ऑन अर्थ। अगर क्या होता है, डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में डबल हो जाता है, उस केस में जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाई सन होगी अर्थ के ऊपर वो कितनी होगी। 1/3 होगी, 1/5 होगी, 1/4 होगी, 1/5 होगी या नन ऑफ दिस होगी। उस वक्त जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होगी वो होगी कितनी, 1/4 अप्लाइड बाई सन ऑन अर्थ होगी। ठीक है, ये रहा आपके पास बी पार्ट इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ सडनली डिसअपियर्स। ठीक है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द मास एंड वेट। अगर ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ से सडनली डिसअपियर हो जाती है तो उस केस में जो मास और वेट का इफेक्ट है वो क्या होने वाला है। द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ विल बिकम जीरो हो जाएगा, द मास रिमेन्स कांस्टेंट या फिर बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। क्या रहेगा, देखिए अगर ऐसा केस होता है, ग्रेविटेशन फोर्स अगर सडनली डिसअपियर होती है, उस केस में जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अर्थ के ऊपर वो क्या हो जाएगा, वेट जो है ना, वेट आपके पास क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। क्योंकि वो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो वो जो वेट है वो ग्रेविटेशन फोर्स ही तो है। ठीक है ना, दूसरा मास जो है, मास कहीं पर भी आप लेके जाएंगे तो मास आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि बोथ ए एंड बी का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3, व्हेन वी गो फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल, इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाएंगे देन व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। उस केस में जो वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर ऑल आर करेक्ट। देखिए जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे उस वक्त जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अगर आप देखेंगे तो वो पोल पर होती है। ठीक है, पोल पर, और सबसे कम मिनिमम जहाँ पर सबसे कम होती है वो होती है कहाँ पर, इक्वेटर के ऊपर। ये चीज़ भी याद रखना। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, why any astronaut can jump to a greater height on the surface of the moon in comparison to the earth's surface। देखिए मून की सरफेस के ऊपर जो एस्ट्रोनॉट है वो ग्रेटर हाइट तक वो जंप कर सकते हैं, किसके कंपैरिजन में, अर्थ के सरफेस के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों है, पहला है द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द मून इज़ वेरी लेस 1/6 एज कम्पेयर टू द अर्थ, ऐसा है द ग्रेविटेशन फोर्स। दूसरा आप देखें या सी है या फिर डी है, बताएं। देखिए आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास ए, द ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द मून इज़ वेरी लेस। ठीक है ना, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ बहुत कम होने की, कितनी है, 1/6 एज कम्पेयर टू द अर्थ है। ठीक है ना, तो उसी कम होने की वजह से वो एस्ट्रोनॉट जो है वो क्या कर सकते हैं, ग्रेटर हाइट तक वो जंप कर सकते हैं। ठीक है, ए पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, हु डिस्कवर्ड द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो जी है इसकी मतलब ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसको डिस्कवर किसने करा, हेनरी कैवेंडिश ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन या इसाक न्यूटन ने। किसने करा ये करा हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम इन द यूरिन ऑफ एस्ट्रोनॉट्स ड्यूरिंग स्पेस फ्लाइट। क्या रीजन है, ड्यू टू नो इन्वॉल्वमेंट, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड, ड्यू टू माइक्रो ग्रेविटी और जीरो इन्वॉल्वमेंट या नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसमें, वो होगा आपके पास ड्यू टू माइक्रो ग्रेविटी और जीरो ग्रेविटी इन्वॉल्वमेंट। ठीक है ना, इस रीज़न की वजह से जो इसमें ये चीज़ होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन द रेडियस ऑफ अर्थ इज रिड्यूस्ड बाय 1% विदाउट चेंजिंग द मास देन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी। क्या होगा उस वक्त, इंक्रीज बाई 2%, रेडियस को 1%, सॉरी रेडियस अगर 1% डिक्रीज हो जाता है मास को बिना चेंज किए, उस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी बाई 2% से, डिक्रीज होगी बाई 2%, रिमेन्स कांस्टेंट या नन ऑफ दिस। क्या होगी वो होगी इंक्रीज बाई 2%। चलिए नेक्स्ट है, वाई एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट स्टैंड स्ट्रेट इन स्पेस।
ठीक है ना, हमने देखा भी है ये। तो आप देखें यहाँ पर कि एस्ट्रोनॉट जो है वो स्पेस में इसमें स्टेट स्टैंड नहीं कर सकते वो, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू हाई एल्टीट्यूड या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या वजह है उसकी, वो है आपके पास ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। बहुत सारे आंसर आपके पास यही रीज़न होगा कि ग्रेविटी ना होने की वजह से, ग्रेविटी कम होने की वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन व्हाट प्रिंसिपल डज द बॉल पेन वर्क्स। तो किस प्रिंसिपल के ऊपर जो बॉल पेन है वो वर्क करता है, सरफेस टेंशन के ऊपर, ग्रेविटी के ऊपर, बोथ सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी एंड किस। तो किसके ऊपर काम करता है ये, बोथ सरफेस टेंशन एंड ग्रेविटी के ऊपर। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, वाई डज ए पर्सन लीन फॉरवर्ड वाइल क्लाइंबिंग अप ए हिल। तो पर्सन जो है वो आगे की तरफ क्यों झुकता है जब वो एक क्लाइंब को क्या कर रहा होता है, इसमें सॉरी एक हिल को क्या करता है, क्लाइंब कर रहा होता है, चल रहा होता है। टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई टू मेंटेन स्टेबिलिटी, या फिर टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो टू मेंटेन स्टेबिलिटी, टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट हाई एल्टीट्यूड, या नन ऑफ दिस। क्या वजह होती है उससे, टू कीप द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो टू मेंटेन स्टेबिलिटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो गया, क्या देखिए एक बॉडी है, तो एक बॉडी में जो टोटल वेट है ना, मतलब एक मेजरिंग पॉइंट लेना है और उस बॉडी में जो टोटल वेट है मतलब एक पॉइंट पर क्या है, कंसंट्रेटेड है, ठीक है ना। तो वो जो पॉइंट है ना, वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, इसमें बी पार्ट इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास, इफ द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, बॉल को हम थ्रोन करें, ठीक है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस केस में जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल होगी, सेम डायरेक्शन टूवर्ड्स बॉल होगी, नो डायरेक्शन होगी, या फिर ऑल आर करेक्ट होगा, बताएं। वो होगा आपके पास ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉल। ए पार्ट इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, विद हाउ मच फोर्स डज द अर्थ अटैक्ट ए बॉडी हैविंग मास ऑफ 1 kg। तो कितनी फोर्स से जो अर्थ है वो अटैक्ट करती है बॉडी को जिसका मास 1 kg होगा। 9.8 न्यूटन है, 8.9 है, 9.8, 9.8 दो बार हो गया यहाँ पर, तो या फिर 9.9 न्यूटन है। कितना ये है आपके पास 9.8 न्यूटन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, Why the people sitting on upper deck of a bus are not allowed to stand? ऑप्शंस देखें आप, बिकॉज द ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ द बस विल मूव डाउनवर्ड एंड देयर इज नो रिस्क ऑफ इम्बैलेंस। बी पार्ट आप देखें, सी देखें और डी देखें। चलिए मैं आंसर की बात करूं तो वो होगा आपके पास बी पार्ट, बिकॉज द ग्रेविटेशन सेंटर ऑफ द बस विल मूव अपवर्ड एंड देयर इज रिस्क ऑफ इम्बैलेंस टू बस। ओके, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज वेटलेसनेस। ऑप्शन से प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी, वेट लॉस, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो क्या किस वजह से, तो ये एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी की वजह से। अभी हमने बात भी करी ना कि अगर आप ग्रेविटेशन में जाएंगे जितनी भी चीज़ें हो रही हैं भाई, ग्रेविटी ना होने की वजह से, ग्रेविटी कम होने की वजह से, आप देखें तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे तो आपका पास यही होगा, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी होगा, नो ग्रेविटी होगा, वही आंसर, ठीक। नेक्स्ट है, इफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड व्हाट बी द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ जी। अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अर्थ क्या होता है, इंक्रीज होता है, उस वक्त केस में जो वैल्यू ऑफ जी है वो क्या होगी, रिमेंस कांस्टेंट होगी, चेंजेस होगी, इंक्रीजेस होगी, या फिर डिक्रीजेस होगी, बताएं क्या होगी, वो डिक्रीजेस होगी। नेक्स्ट है, ऑन व्हाट प्लेस ऑन द अर्थ द वेट ऑफ द बॉडी एनी बॉडी इज मैक्सिमम। तो किस जगह पर, मतलब अर्थ में किस जगह पर आप जाएंगे तो वेट जो है वो आपको मैक्सिमम दिखेगा, पोल्स पर होगा, इक्वेटर पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर नॉन ऑफ दिस। अभी हमने बात करी थी कि इक्वेटर पर सबसे कम आपको देखने को मिलेगा और पोल्स पर आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, ये तो पोल्स पर है आपके पास मैक्सिमम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, What happens to the weight of the body if lift moves upwards with constant acceleration? Weight of the body क्या होगा, अगर लिफ्ट क्या करिए अपवर्ड, वो क्या करिए मूव करिए constant acceleration के साथ, तो वेट क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेंस कांस्टेंट, या फिर नॉन होगा, क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18, एन इमेजिनरी पॉइंट इन ए बॉडी ऑफ मैटर वेयर द टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज थॉट टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड। अभी हमने ये वो चीज़ करी है, क्या कहते हैं उसको, इक्वेटर कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहते हैं, ये पोल कहते हैं। अभी हमने बात करी है वो है आपके पास, बताएं क्या होगा इसका आंसर, वो होगा आपके पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी हमने जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना वो आपको डेफिनेशन यहाँ से मिल रही है, तो अब कभी कभार ये ऐसे टर्म्स पूछ भी लेते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या। तो कुछ क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इमेजिनरी पॉइंट इन द बॉडी ऑफ मैटर विद द टोटल वेट ऑफ द बॉडी इज थॉट टू बी कंसंट्रेटेड, ठीक है, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कौन सा फैक्टर, इसमें कौन सा फैक्टर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वजह से अफेक्ट नहीं होता है, वेट ऑफ द बॉडी है, मास ऑफ द बॉडी है, बोथ हैंड बी एंड नन ऑफ दिस, बताएं। तो देखिए आंसर की बात करें तो वो होगा आपके पास कौन सा, मास ऑफ द बॉडी। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट हैपन्स टू द वेट ऑफ द बॉडी व्हेन इट इज फॉलिंग। तो वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा, जब वो फॉल करोगे तो उस वक्त क्या होगा, उसमें इफेक्टिव वेट इंक्रीज होगा, इफेक्टिव वेट बिकम 0 होगा, इफेक्टिव वेट बिकम्स 1 kg होगा, या फिर नन ऑफ दिस होगा, बताएं। उस केस में आपके पास इफेक्टिव वेट बिकम्स 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, इफ पीसीस ऑफ इक्वल साइज ऑफ वुड्स, वैक्स एंड आयरन फॉल्स फ्रॉम द सेम हाइट, ठीक है, विच वन विल रीच द सर्फेस ऑफ द अर्थ फर्स्ट। पहले कौन पहुंचेगा,
ऑल विल रीच एट सेम टाइम, वुड्स वैक्स रीच फर्स्ट, आयरन पीस रीच फर्स्ट, या फिर नन ऑफ दिस, बताएं। वो होगा फर्स्ट ऑल विल रीच एट सम टाइम, ऑल विल रीच एट सम टाइम, बिकॉज जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है इनके ऊपर अप्लाई मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट विल बी चेंज इन मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट मूव्स फ्रॉम अर्थ टू मून। तो देखिए मास और वेट में बताना कि क्या चेंजेस होंगे अगर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं अर्थ से मून की तरफ लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है द वेट विल बी रिड्यूस बट द मास विल रिमेन सेम, ठीक है। द वेट विल बी इंक्रीज बट द मास विल रिमेन सेम, द वेट विल डिक्रीज एंड द मास ऑल्सो चेंज। देखिए मास तो कहीं पर भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप उसको कहीं पर भी लेके चले जाएं, ठीक है, मास कहीं पर भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर मास विल रिमेन कांस्टेंट, हाँ ये भी कांस्टेंट तो रहेगा, मास विल भी कांस्टेंट। लेकिन अब देखिए वेट विल बी रिड्यूस्ड, वेट विल बी इंक्रीज, तो वेट जो आपके पास है, क्योंकि ग्रेविटेशन अगर आप देखेंगे ग्रेविटेशन फोर्स अगर आप देखेंगे तो आप मून के ऊपर क्या है वो कम है, ठीक है ना, 1/6 है एक अर्थ के कंपैरिजन में, तो वहाँ पर कम है, तो वहाँ पर वेट क्या होगा फिर, इसका मतलब कि वहाँ पर क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो ए पार्ट हमारे पास क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा, ए पार्ट इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल हैपन व्हेन टू balls मेड ऑफ आयरन एंड वुड हैविंग सेम मास फॉल्स फ्रॉम सेम हाइट फ्रीली इन एयर। क्या हो रहा है यहाँ पर कि दो बाल हैं आयरन और वुड के, ठीक है ना, सेम मास है उनका और सेम हाइट से उनको क्या कर रहे हैं, इसमें मतलब फ्रीली इन एयर क्या करें, फॉल करें। देखिए ऑप्शन है द आयरन बॉल विल रीच द ग्राउंड बिफोर द वुडन बॉल, द वुडन बॉल विल रीच द ग्राउंड बिफोर द आयरन बॉल, बोथ विल रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए वो होगा आपके पास द आयरन बॉल विल रीच द ग्राउंड बिफोर द वुडन बॉल, वुडन बॉल से पहले आयरन बॉल पहुंचेगा। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो आयरन बॉल है ना उसकी डेंसिटी जो है ना वो ज़्यादा है किससे, वुडन बॉल से, और वो ऑब्जेक्ट जिसकी डेंसिटी ज़्यादा हो उसको एयर से जो एयर रेसिस्टेंस है ना उस पर वो कम होती है, ठीक है ना, एयर जो है उस पर जो अपना जोर जो है वो कम चला सकती है, तो इसलिए वो जो आयरन बॉल है वो जल्दी पहुंच जाएगा किसके कंपैरिजन में, वुडन के कंपैरिजन बॉल में, ठीक है। चलिए आई होप जी क्लियर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, ए पैराशूट कम्स डाउन स्लोली बट ए स्टोन थ्रोन फ्रॉम द सेम हाइट फॉल्स वेरी फास्ट बाई। एक पैराशूट है और एक स्टोन है, दोनों के वहाँ से वो क्या हो रहे हैं, दोनों फॉल हो रहे हैं वो, ठीक है, सेम हाइट से। अब यहाँ पर यह है कि पैराशूट जब वो आराम से आरास्ता सा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे स्टोन जब वो जल्दी आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन से पैराशूट एक्सपीरियंसिस more resistance due to its small surface area, parachute experience more resistance due to its large surface area, no resistance experience, या फिर अलग अलग। देखिए यहाँ पर जो पैराशूट है ना वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि उसके लार्ज सरफेस एरिया होने की वजह से, और लार्ज सरफेस एरिया हो रहा है इसका मतलब उस पर मोर रेजिस्टेंस भी हो रहा है, ठीक है ना। तो पैराशूट एक्सपीरियंस मोर रेजिस्टेंस ड्यू टू इट्स लार्ज सरफेस एरिया, ठीक है ना, इस वजह से ये क्या आ रहा है, पैराशूट जो है वो स्लोली हो रहा है वो। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, टू स्टोन्स ऑफ डिफरेंट मास आर थ्रोन फ्रॉम ए बिल्डिंग, विच वन विल रीच द ग्राउंड फर्स्ट। तो देखिए ये तो दोनों हैं स्टोन हैं, ठीक है ना, तो इसमें देखें फर्स्ट विल रीच द सेकंड, या फिर ये, तो इसमें क्या होगा, दोनों सेम पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, टू balls made of iron and wood having different mass are thrown from same height freely in vacuum में यहाँ पर, ठीक है ना, आयरन भी है और वुड का भी है, in presence of gravitational acceleration both will reach the ground together। तो ये क्या दोनों मतलब ग्राउंड के ऊपर ये इकट्ठे पहुंचेंगे, ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है। तो क्या होगा, देखिए ये जो है ना ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ये है कहाँ पर, वैक्यूम में, ये कहाँ पर है, वैक्यूम में। नेक्स्ट है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करती है, मास ऑफ द अर्थ के ऊपर, रेडियस ऑफ द अर्थ के ऊपर, बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, या फिर नन ऑफ दिस। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ये करती है बोथ मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, इसके ऊपर ये क्या करती है, डिपेंड करती है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, वाई इज द बेस ऑफ शिप मेड हैवी, जो बेस ऑफ शिप है, ठीक है, उसके लिए सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेंस हाई, सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेंस कांस्टेंट, सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेंस लो, या फिर नॉट दिस। क्या होगा इसमें, सो दैट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेंस लो, ठीक है ना, इसके लिए जो बेस है शिप का उसको हैवी बनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 28, द वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन हाइट, इंक्रीजेज इन हाइट, नो चेंज इन हाइट, या अलग अलग। वैल्यू ऑफ जी इंक्रीज होती है किसके साथ, हाइट के इंक्रीज होने के साथ, हाइट के डिक्रीज होने के साथ, या फिर ना होने के साथ, या अलग करेक्ट बताएं। वो होती है डिक्रीज इन हाइट, हाइट के डिक्रीज होने से, ठीक है। ए पार्ट आपके पास क्या रहेगा, इसमें आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, इफ द अर्थ रोटेट्स फास्टर देन इट्स प्रेजेंट स्पीड,
ठीक। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द इक्वेटर विल बी, क्या हो जाएगा इसमें, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन्स कांस्टेंट या फिर नन ऑफ दिस। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इक्वेटर विल बी क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपके पास क्या, डिक्रीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज लीस्ट एट, देखिए फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है, कम, इक्वेटर, पोल्स, एट एनी प्लेस ऑन अर्थ, अभी हमने कराई ये तीसरी बार क्वेश्चन आया। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लीस्ट कहाँ पर है, ये लीस्ट आपके पास कहाँ पर, ये इक्वेटर के ऊपर, मैक्सिमम कहाँ पर, ये पोल्स के ऊपर है। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हाइल मूविंग इनसाइड द अर्थ, व्हाइल मूविंग इनसाइड द अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, रिमेन्स कांस्टेंट, या आर करेक्ट, वो हो गया आपके पास डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज द सेकंड लॉ ऑफ केपलर बेस्ड, तो सेकंड लॉ ऑफ केपलर जो है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, या फिर नन ऑफ दिस। तो किसके ऊपर बेस्ड है ये बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। बी पार्ट इसका क्या आंसर है। नेक्स्ट है हु postulated करेक्टली दैट देयर इज एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, किसने ये करेक्टली postulate करा था, न्यूटन ने करा था, आइंस्टाइन ने करा था, ब्रह्मगुप्ता ने, या फिर थॉमसन ने, बताएं। ये करा था ब्रह्मगुप्ता ने, सी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। व्हाट causes a satellite to move tangentially to circular path, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स, या नन ऑफ दिस। ये है आपके पास कौन सा, सेंट्रीपिटल फोर्स, बी पार्ट इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ escape velocity ऑन अर्थ, तो वैल्यू ऑफ escape velocity ऑन अर्थ कितनी है, 9.2 किलोमीटर पर सेकंड, 9.2 किलोमीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर 2.9 किलोमीटर पर सेकंड। तो क्या है ये आपके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। escape velocity को मतलब अगर समझे तो मतलब वो वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट को थर्न किया जाए तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ जो है ना उससे बाहर हो जाए और फिर वो अर्थ के ऊपर ना आए, ठीक है ना। तो वो वाली वेलोसिटी जो होती है वो वाली कौन सी होती है, escape velocity होती है, ठीक है ना। और इसको डिनोट करते हैं VESC, ठीक है ना, escape velocity, ठीक है। मिनिमम वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट को थर्न किया जाए और इस तरह से किया जाए कि जो अर्थ है, ठीक है ना, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से वो बाहर चले और फिर वो वापस अर्थ में वापस न रिटर्न हो सके, ठीक है ना, उसको कहते हैं escape velocity। नेक्स्ट हमारे पास एट व्हाट हाइट आर द जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट्स प्लेस्ड है, तो किस हाइट के ऊपर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट जो इनको प्लेस करा जाता है, 3000 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 3000, 35,786, या फिर 40,000। कितने बार ये 35,786, तो 786 से याद रखना, ठीक है। तो इतने हाइट पर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट जो इनको प्लेस करा जाता है। देखिए एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होती हैं, एक है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट होती हैं, ठीक है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होती हैं ना वो अबव द सरफेस ऑफ अर्थ क्या होती हैं, मतलब जो बिल्कुल इक्वेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग वो क्या होती हैं वहाँ पर प्लेस होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जियो सिंक्रोनस होती है ना वो ऐसा नहीं होती है, वो बिल्कुल क्या होती हैं, इससे अलग होती हैं। जियो स्टेशनरी जो होती हैं वो बिल्कुल इक्वेटर के कॉरेस्पॉन्डिंग होती है, बिल्कुल उसके सामने होती हैं, ठीक है ना। लेकिन जियो सिंक्रोनस जो होती है वो ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। इन दोनों में ये ऐसा फ़र्क होता है, ठीक है। हाँ बल्कि एक चीज़ है इसमें कि जो हाइट हो रहती है इन दोनों की क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। और ऑर्बिट इनके इसमें डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सेम हाइट इनकी क्या होती है, सेम रहती है, सेम हाइट पर होती है ये, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेट ऑफ द बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटेशन इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, बिकम जीरो, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या होगा इसमें, द वेट ऑफ द बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटेशन बिकम्स जीरो। नेक्स्ट व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन ऑफ पोलर सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ, पोलर सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ टाइम पीरियड बताना है इनका वन रेवोल्यूशन का कितना होता है, 10 मिनट्स होता है अप्रॉक्सीमेटली, 100 होता है, 1000 होता है, या फिर नो टाइम लिमिट होती है। क्या होता है इसमें, 100 मिनट्स अप्रॉक्स होता है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39। द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करता है उसको, रेवोल्यूशंस का, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट्स, इट्स हाइट, या नन ऑफ दिस। तो किसके डिपेंड करता है, डिपेंड करता है वो रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट के ऊपर। चलिए नेक्स्ट है एंड लास्ट हमारा क्वेश्चन आज का इस टॉपिक से, इस वीडियो से। नेक्स्ट, इफ ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ डिक्रीजेस इट्स ऑर्बिटल रेडियस, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड। देखिए सैटेलाइट है, रिवॉल्व करिए अराउंड द अर्थ, ठीक है ना, और उसका ऑर्बिटल रेडियस जो है वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन इट्स टाइम पीरियड, तो इसके टाइम पीरियड के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा इसमें, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, नो टाइम लिमिट, या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या होगा वो होगा डिक्रीज, ठीक है। चलिए इसके साथ हुई हमारी वीडियो कंप्लीट। तो वीडियो अगर आपको ये पसंद, मतलब ये जो आपके साथ ये जो टॉपिक लाया है आज दोबारा से हमने शुरू किया, अगर ये सारा आपको पसंद आया है, आप चाहते हैं कि ऐसी ही वीडियोस अब आपको साइंस पर मिलती रहें, तो आप वीडियो को कर दें लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दें सब्सक्राइब, शेयर भी जरूर कर दिया करें, ठीक है। और हाँ कमेंट, और हाँ अगर अच्छी लगे तो लाइक के साथ साथ मतलब आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि हाँ अच्छी है, ठीक है ना। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप, रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।